अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस कहानी का अगला हिस्सा सुनते हैं। वकील इस्तग़ासा फ़ौरन इसकी मदद को लपक आया। मैंने गवाह सलमा बेगम को सवालात की। जिस मझधार में लाभ फेंका था, अगर वहाँ भी वकील इस्तग़ासा इसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे न बढ़ाता तो फिर इसकी वकालत का क्या जवाब बाकी रह जाता था। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब अली। वकील इस्तग़ासा की चीखती हुई आवाज़ अदालत के कमरे में उभरी। मेरे फाजिल दोस्त इस्तग़ासा की मोअज़्ज़िज़ गवाह को ज़हनी उलझाव में डालकर ज़िद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें इस किस्म की हरकतों से बाज रहने की ताकीद की जाए। मैंने इसके हमले का जवाब देना ज़रूरी जाना और जज की तरफ देखते हुए कहा, योर ऑनर, मैंने फिलवाक़े ऐसी कोई कोशिश नहीं की। गवाह के बयान में मौजूद अल्फाज के जो मायनी और मफ़हूम उभर कर सामने आता है, मैंने तो इस तासुर की बात की है। इस्तग़ासा की गवाह सलमा बेगम ने जिस एतमाद के साथ मेरे मुवक्किल को आग का गोला करार देते हुए ये दावा किया है कि इसने अपने सीने में दहकते हुए नफ़रत और इंतकाम के अलाव को ठंडा कर लिया है, इससे यही ज़ाहिर होता है कि गवाह को पूरा यकीन है कि मकतूल की मौत के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मुलज़िमा है। ये वसूख, ये एतमाद और ये यकीन इसी सूरत में पैदा हो सकता है कि अगर गवाह ने अपनी आंखों से मुलज़िमा को कत्ल की वारदात करते देखा हो। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज ने सवालिया नज़रों से वकील इस्तग़ासा की जानिब देखा और पूछा, आप क्या कहते हैं वकील साहब अपने गवाह के बयान के बारे में? वकील इस्तग़ासा ने जज को जवाब देने से पहले घूर कर मानदाना नज़र से मेरी तरफ देखा, फिर रुए सुखन जज की सिमत मोड़ते हुए बोला, जनाब अली, इस्तग़ासा की गवाह एक सीधी सादी घरेलू औरत है। वो मेरे फाजिल दोस्त की तरह अल्फाज के घुमाव फिराव के फ़न से आशना नहीं। इसलिए वकील सफ़ाई ने इसके अल्फाज को पकड़कर इतना बड़ा तूफ़ान खड़ा कर दिया है कि वो इसके नीचे दबी और फंसी हुई दिखाई देती है। हालांकि इसका मतलब हरगिज़ वो नहीं था जो वकील सफ़ाई समझ रहे हैं। फिर क्या मतलब था इसका? मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही गैप देखकर तेज शॉट खेल दिया। आप वकील इस्तग़ासा हैं। इस्तग़ासा के गवाह की बयान की वजाहत आप ही बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। बात ख़त्म करते ही मैंने मायना खेज अंदाज में जज की तरफ देखा। उसने असबात में सर हिलाया और सवालिया नज़र से वकील इस्तग़ासा की सिमत देखने लगा। वकील इस्तग़ासा ने खंकार कर गला साफ किया और कदरे संभले हुए लहजे में बताने लगा, जनाब अली, बात दरअसल ये है कि इस्तग़ासा की गवाह सलमा बेगम ने मुलज़िमा को अपनी आंखों से कत्ल की वारदात करते हुए नहीं देखा। अगर ऐसी कोई बात होती तो ये ऐनी शाहिद कहलाती। इस्तग़ासा की तरफ से इसे कहीं भी आई विटनेस यानी ऐनी शाहिद नहीं कहा गया। इस बेचारी ने तो मुलज़िमा के मिजाज, आदात और अज़ाइम को बयान करने की कोशिश की है, मगर अपनी सादगी के बायस वकील सफ़ाई के शिकंजे में फंसकर रह गई है। जबकि सीधी और सच्ची बात यह है कि वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताने लगा, योर ऑनर, इंसान की सोच और बयान इसके माहौल से ज़रूर मुतासिर होते हैं। मुलज़िमा ज़ाहिदा को उसके सौतेले बाप लियाकत हुसैन के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके अदालत तक पहुंचाया गया है। एक्यूज़ बॉक्स में इसे खड़े देखकर हर देखने वाले के जहन में यही ख्याल जागेगा कि इसने कोई निहायत ही संगीन जुर्म किया होगा। गवाह चूँकि वक़ुआ की संगीनी से भी बखूबी आगाह है, लिहाजा उसने हालात हाज़िरा और मुलज़िमा के ख़तरनाक ख़यालात की रोशनी में कह दिया। इस आग के गोले ने अपने सीने में दहकते हुए नफ़रत और इंतकाम के अलाव को ठंडा कर लिया। बस इतनी सी बात है। वकील इस्तग़ासा ने निहायत ही मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए अपने गवाह के बयान पर मरहमकारी करने की कोशिश की थी। जज ने उकताए हुए अंदाज में इसकी वजाहत सुनी और उसके खामोश होने पर मुझसे मुखातिब होते हुए इस्तफसार किया, देख साहब, ये अदालत इस्तग़ासा की गवाह सलमा बेगम के बयान को यहाँ तक महदूद करती है कि उसने मुलज़िमा की बातों और ख़यालात में अपने सौतेले बाप के लिए शदीद नौयत की नफ़रत को महसूस किया था। इसी बिना पर इसका अंदाज़ा है कि मुलज़िमा ने अपने ख़यालात और अज़ाइम को अमली जामा पहनाते हुए अपने सौतेले बाप लियाकत हुसैन को मौत के घाट उतार दिया है। इसने मुलज़िमा को जुर्म करते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा। आपको कोई एतराज़ तो नहीं?
नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैंने सर तस्लीम खम करते हुए कहा। आई एग्री। जज ने वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए पूछा, वकील साहब, आपको गवाह के बयान की इस शक्ल पर कोई एतराज़ हो तो बताएं। वकील इस्तगासा इस मौके पर कोई एतराज़ उठाकर खुद को किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार करने की हिमाकत नहीं कर सकता था, क्योंकि जज ने एक इंतहाई माकूल और असूली बात की थी। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बड़ी फरमाबरदारी से बोला, मुझे कोई एतराज़ नहीं है जनाब आली। आपको इस्तगासा की गवाह से कोई और सवाल पूछना है? जज ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब आली। मैंने सलमा बेगम को फारिग किया तो इस्तगासा की जानिब से यके बाद दीगरे 2 गवाहों को शहादत के लिए पेश किया गया। इनमें एक कमरुन्निसा नामी औरत थी। उसका बयान और मकसद सलमा बेगम से बड़ी हद तक मिलते जुलते थे, लिहाजा मैंने सिर्फ 10 मिनट की जिरा ही में उसे क्लीन बोल्ड कर दिया। दूसरे गवाह का नाम तैयब अली मालूम हुआ। उसका बयान पुलिस के मौक़िफ़ की हिमायत करता था, यानी मकतूल ने अपनी मौत से कब्ल गवाह तैयब अली से अपने इस अंदेशे का इजहार किया था कि मुलजिमा की तरफ से उसे जान का खतरा है, लेकिन तैयब अली के पास कोई सबूत था और न ही अपनी बात को मनवाने के लिए कोई ठोस दलील। मकतूल दोबारा जिंदा होकर इसके मौक़िफ़ की तस्दीक नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने कड़ी जिरा की मदद से जल्द ही तैयब अली को कॉर्नर कर दिया। इन दोनों गवाहों के बयानात में कोई ऐसी अहम बात नहीं थी कि जिसकी तफसील बयान की जाए। अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हुआ तो जज ने 10 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। मंजर इसी अदालत का था। गवाहों वाले कटहरे में मुलजिमा की माँ और मकतूल की बेवा खतीजा बेगम खड़ी थी। आज उसने खासा सोबर लिबास ज़ेबतन कर रखा था और मेकअप वगैरह पर भी मेहनत और वक्त सिर्फ करने की कोशिश नहीं की थी। वो इस सेशन की सबसे अहम गवाह थी। एक एतबार से उसे इस केस में मरकज़ी हैसियत हासिल थी। खतीजा ने अपना तवील और संजीदा बयान रिकॉर्ड कराया, फिर दोनों तरफ के वकला के सवालात का सामना करने के लिए तैयार हो गई। ये बड़ी अजीब सूरत हाल थी कि मैं खतीजा के ईमा पर इसकी बेटी का केस लड़ते हुए मुलजिमा जाहिदा को बाइज्जत बरी कराने की कोशिश कर रहा था, और वकील इस्तगासे की सरबुलंदी कायम रखने के लिए मुलजिमा को गवाह के शौहर के कत्ल के इल्ज़ाम में अदालत से कड़ी सज़ा दिलवाने का ख्वाहां था। इस तनाजुर में मुझ पर दोहरी जिम्मेदारी आयद होती थी। मुझे न सिर्फ ये कि जाहिदा को बेकसूर साबित करते हुए इस मुसीबत में से बड़ी खूबसूरती से निकालना था, बल्कि कुछ ऐसा बंदोबस्त भी करना था कि लियाकत हुसैन के असल कातिल की निशानदेही भी हो जाए। मेरे लिए ये एक तरह की कड़ी आजमाइश थी। जज की इजाज़त हासिल करने के बाद वकील इस्तगासा गवाह वाले कटहरे के पास आ गया और जिरह के सिलसिले का आगाज़ करते हुए उसने खतीजा से सवाल किया, खतीजा बेगम, क्या ये दुरुस्त है कि मकतूल तुम्हारा दूसरा शौहर था? जी हाँ, ये दुरुस्त है, खतीजा ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। वकील इस्तगासा ने पूछा। खतीजा ने ठहरे हुए अंदाज में जवाब दिया। फिर वकील इस्तगासा ने पूछा कि आपको इस हकीकत से इनकार तो नहीं कि मुलजिमा अपने सौतेले बाप को सख्त नापसंद करती थी, बल्कि अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा सही होगा कि वो मकतूल से शदीद नफरत करती थी। ये ऐन फितरी बात है, खतीजा ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। शदीद नफरत के अल्फाज मुनासिब नहीं हैं, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जाहिदा को शादी पसंद नहीं आई थी। वो अपने सौतेले बाप से खासी उखड़ी उखड़ी रहती थी, और जैसा कि मैंने बताया, ये जाहिदा का फितरी रद्द अमल था, क्योंकि वो अपने बाप मुजफ्फर अली से बहुत मोहब्बत करती थी। वकील इस्तगासा खासे जारिहाना अंदाज में मुतफस्सिर हुआ। क्या ये गलत है कि मुलजिमा ने इस शादी की भरपूर मुखालफत की थी, लेकिन इसकी मुखालफत और नापसंदीदगी के बावजूद भी आपने मकतूल से शादी कर ली? ये गलत नहीं है, खतीजा ने मुख्तसर जवाब देने पर इक्तफा किया। वकील इस्तगासा की लफ्ज़ी जारियत कुछ और आगे बढ़ी। क्या आप इस बात से इनकार कर सकती हैं कि शादी के सिलसिले में आपने बेटी के जज्बात और एहसासात की परवाह इसलिए नहीं की कि मकतूल ने अपनी चालबाजियों का जाल फैलाकर आपको बुरी तरह जकड़ लिया था? वो एक ख़ास प्लानिंग से आगे बढ़ रहा था। उसने खुद को आपका कज़न साबित करके पहले आपके दिल में जगह बनाई, फिर घर में डेरा डाल लिया।
जब आप पूरी तरह उसके शीशे में उतर गईं तो आपको शादी के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं मरने वाले की बुराई करके खुद को गुनहगार नहीं बनना चाहती, खतीजा ने सादगी से जवाब दिया। इस जवाब से वकील इस्तगासा की तसल्ली नहीं हुई। वो तुर्श लहजे में बोला, खतीजा बेगम, मुझे आपके गुनाहों सवाब से कोई मतलब नहीं। आप मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में दें। ये तमाम वो हक़ाइक़ थे जो मैंने दानिस्ता आपसे छुपा लिए थे और वादा किया था कि अदालती कार्रवाई के दौरान मुनासिब मौके पर इन्हें आपके सामने लाऊंगा, और ये इंतहाई मौज़ून मौका था। वकील इस्तगासा मकतूल की जिन खूबियों का जिक्र कर रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त थीं। मकतूल एक ख़ास मनसूबाबंदी के तहत ही इस घर में घुसा था। बहरहाल वकील इस्तगासा ने जो ज़ाविया पकड़ रखा था वो मेरे मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाता था। वो इन हक़ाइक़ के अफ़शा से ये बात साबित करना चाहता था कि मुल्ज़िमा इन्हीं औसाफ़ की बिना पर मकतूल से शदीद नफ़रत करती थी, और इसी नफ़रत में बिल-आख़िर उसने अपने सौतेले बाप को मौत के घाट उतार दिया। खतीजा बेगम ने वकील इस्तगासा के दो टोक सवाल का जवाब देते हुए कहा, सूरत हाल वाकई कुछ ऐसी ही थी। मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू ये तस्लीम करती हूँ कि मरहूम लियाकत हुसैन की नीयत शुरू ही से अच्छी नहीं थी, लेकिन जब तक इसके इरादे खुलकर सामने आते बहुत देर हो चुकी थी। मैं इस मसले का कोई मुनासिब हल निकालने के बारे में सोच रही थी कि लियाकत हुसैन कत्ल हो गया। आपने मकतूल की नीयत के हवाले से बहुत ही मोहतात अल्फाज का सहारा लिया है। वकील इस्तगासा ने खतीजा की आंखों में देखते हुए तंज़िया लहजे में कहा, फिर रूए सुखन जज की तरफ मोड़ते हुए बोला, योर ऑनर, इस्तगासा की बुनियाद ये है कि मुल्ज़िमा ने शदीद नफ़रत के हाथों मजबूर होकर अपने सौतेले बाप को मौत के घाट उतारा है। वो अपने सौतेले बाप से इस कदर नफ़रत क्यों करती थी, ये मुअज़्ज़िज़ अदालत के इल्म में आना बहुत ज़रूरी है। अगर मुअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त हो तो मैं निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में मुल्ज़िमा की नफ़रत और मकतूल की प्लानिंग का अहवाल बयान करना चाहता हूँ, ताकि मुल्ज़िमा की ज़हनी कैफियत और जज्बा इंतकाम को समझने में आसानी रहे। इजाज़त है। वकील इस्तगासा के खामोश होते ही जज ने बारोब आवाज़ में कहा। वकील इस्तगासा ने खकार कर गला साफ किया और अपनी दानिश में कोई अजीम कारनामा अंजाम देने की कोशिश करते हुए गोया हुआ, जनाब आली, मुल्ज़िमा के बाप मुज़फ़्फ़र अली की मौत के बाद ये माँ बेटी बिल्कुल अकेली रह गई थीं। चालाक और मक्कार किस्म के अफराद ऐसे बेसहारा लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने की ताक में रहते हैं। मकतूल भी एक ऐसा ही अय्यार और चालबाज शख्स था। वो खतीजा बेगम के घर पहुंचा, अपनी लच्छेदार बातों से उसे उलझाया और लंबी चौड़ी ज़रब तकसीम के बाद उसने खतीजा को अपना कज़न साबित कर दिया। फिर चंद रोज़ बाद ही वो इनके घर में मुकीम था। इसने अपने बारे में ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाई कि खतीजा फ़ौरन इससे मुतासिर हो गई, और उसने बताया कि पहले वो बिज़नेस करता था, अब साइड की किसी फैक्ट्री में मुलाजिम है। खतीजा ने इसकी कहानी का यकीन करते हुए मकतूल को एक इंतहाई हमदर्द, मुखलिस और नेक इंसान तस्लीम कर लिया। इसी दौरान मुल्ज़िमा की शदीद मुखालफत के बावजूद भी गवाह ने मकतूल से शादी कर ली। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका, फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, शादी के बाद मकतूल ने अपने मंसूबे पर अमल का आगाज़ कर दिया। उसने गवाह खतीजा को यह राह सुझाई कि अगर इस घर को बैंक में रहन रखकर एक मोटी रकम हासिल कर ली जाए तो ज़िंदगी को खुशगवार बनाया जा सकता है। इस रकम से वो अपने डूबे हुए बिजनेस को दोबारा जिंदा कर सकता है। गवाह को ये बात मालूम थी कि ज़िंदगी में आसानियाँ और आसाइशें लाने के लिए नौकरी काफ़ी नहीं होती। इस बात पर उसकी पहले शौहर से हमेशा लड़ाई होती रहती थी। मुज़फ़्फ़र अली मरहूम कभी बिजनेस की तरफ नहीं आया था। चुनांचे मकतूल लियाकत हुसैन ने गवाह खतीजा के सामने जब बिजनेस का आइडिया और मिल्कियत बताया तो वो फ़ौरन मान गई। इस मानने के नतीजे में एक तवील अरसे के लिए वो घर बैंक की मिल्कियत बन गया। बैंक ने इस रहन के एवज़ जो रकम दी वो खतीजा ने मकतूल के हाथ पर रखी और बड़ी शिद्दत से सुहाने दिनों का इंतज़ार करने लगी। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? आखिरी सवालिया जुमला उसने विटनेस बॉक्स में खड़ी खतीजा बेगम की तरफ देखते हुए अदा किया था। उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए सिर्फ इतना कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब। वकील इस्तगासा ने जज की जानिब देखते हुए अपनी वजाहत को आगे बढ़ाया। जनाब आली, मकतूल ने बड़ी होशियारी से एक बड़ी रकम हथिया ली।
खतीजा इंतज़ार करने लगी कि चंद दिनों में मकतूल का बिजनेस दौड़ने लगेगा और इनके घर में हर शे की रेल पेल हो जाएगी। इस मौके पर भी मुल्ज़िमा ने सख्त मुखालफत की थी कि खतीजा इतना बड़ा रिस्क ना ले, मगर उसकी माँ ने एक नहीं मानी थी। मकतूल बड़ी प्लानिंग से आगे बढ़ रहा था। अव्वल उसने खतीजा से शादी करके घर का आराम और सुकून और मज़ा हासिल कर लिया था। दोयम, वो बिजनेस के बहाने एक बड़ी रकम अपने कब्जे में कर चुका था। उसने अपने तयशुदा मकासद हासिल कर लिए थे। मंसूबाबंदी के मुताबिक अब उसे बिन बताए चुप चुपाते कहीं गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन मुल्ज़िमा की खातिर वो अपने मंसूबे की तोसी में लग गया। इस लड़की ने कदम कदम पर मकतूल की मुखालफत की थी। इसने सोचा जाते जाते इस पर हाथ साफ कर जाए, मगर कबल इसके कि वो एक कदम आगे बढ़ता, मुल्ज़िमा ने इसका काम तमाम कर दिया। ये गलत है, मेरी बच्ची कत्ल नहीं कर सकती, खतीजा ने एहतजाजी लहजे में कहा। लियाकत हुसैन का फ्रॉड और बदनीयती अपनी जगह मैं मानती हूँ। उसने बड़ी मंसूबाबंदी से हमें लूट लिया था। मैं ये भी तस्लीम करती हूँ कि लियाकत के इन्हीं करतूतों के बाइस ज़ाहिदा इससे नफरत करती थी, लेकिन उसने लियाकत की जान नहीं ली। वो खतीजा की बात पूरी होने से कबल ही वकील इस्तगासा ने किते कलामी करते हुए कहा, क्या ये दुरुस्त है कि मकतूल ने एक मकसद को हासिल करने के लिए आपसे शादी की थी? हाँ, ये दुरुस्त है, खतीजा ने जवाब दिया। क्या आप ये भी जानती हैं कि उसने नहायत चालाकी से अपना मकसद हासिल कर लिया था? जी हाँ, मकतूल की चालबाजी को मैं अच्छी तरह समझ गई थी। गोया आप मकतूल की बदनीयती को तस्लीम करती हैं? खतीजा ने इस बात में जवाब दिया। वकील इस्तगासा ने जिरह के सिलसिले को मौकूफ़ करते हुए तेज़ लहजे में कहा, मकतूल की बदनीयती जब घर और आपसे आगे बढ़कर मुल्ज़िमा ज़ाहिदा को छूने लगी तो पहली मर्तबा आपको मकतूल से ख़तरा महसूस हुआ था। आपने उस रोज़ मकतूल से शदीद झगड़ा भी किया था, जिसमें मकतूल ने अपनी सफाई बयान करते हुए कहा था कि वो मुल्ज़िमा को अपनी बेटी की तरह समझता है और ये कि आपको इस सिलसिले में गलतफहमी हुई है। मुल्ज़िमा ने मकतूल से अपनी शदीद नफ़रत के नतीजे में इस पर इल्ज़ाम तराशी की है, वगैरह वगैरह। हाँ, ये वाक़या पेश आया था, खदीजा एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोली। वकील इस्तगासा ने चुभते हुए लहजे में पूछा, लेकिन आपने मकतूल की वसाहत पर यकीन नहीं किया था। ज़ाहिदा के हवाले से मकतूल की बदनीयती आप पर आशिकारा हो चुकी थी। मुल्ज़िमा ने तन्हाई मैसर आते ही धमकी देने वाले अंदाज में आपसे कहा था कि आप पहली फुर्सत में इस बेहुदा शख्स यानी कि मकतूल लियाकत हुसैन को घर से निकाल दें, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, ज़ाहिदा ने कुछ इसी नौयत का एहतजाज किया था, खदीजा कमज़ोर सी आवाज़ में बोली। वकील इस्तगासा ने आखिरी दाव आजमाने की कोशिश करते हुए कहा, मुल्ज़िमा ज़ाहिदा ने अपने अल्फाज वरना अच्छा नहीं होगा की वजाहत भी तो की थी। जी हाँ, खदीजा ने इस बात में जवाब दिया। इसने कहा था, अगर मैंने मकतूल लियाकत हुसैन को घर से ना निकाला तो वो घर छोड़कर कहीं भी चली जाएगी या फिर अपने हाथों से इस खबीस शख्स को मौत के घाट उतार देगी। और इसके चंद रोज़ बाद ही आपके दूसरे शौहर लियाकत हुसैन को कत्ल कर दिया गया। जज जी हाँ, खदीजा ने शकस्त खुर्दा लहजे में जवाब दिया। मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब अली, वकील इस्तगासा ने जिरा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मैंने अपनी बारी पर जज से इजाज़त हासिल की और इस केस की सबसे अहम जरा के लिए खतीजा वाले कटहरे के नज़दीक आ गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए नहायत ही संजीदा लहजे में इस्तफसार किया, खतीजा बेगम, वक़ुआ के रोज़ आप दोपहर 5 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक अपने घर में मौजूद नहीं थीं। क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताएंगी कि ये 3.5 घंटे आपने कहाँ गुजारे? मैं अपने पड़ोस में नूरानी साहब के घर में थी, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक आपके दूसरे शौहर लियाकत हुसैन को वक़ुआ के रोज़ रात 7 और 8 बजे के दरमियान कत्ल किया गया था, यानी आपकी गैर मौजूदगी में उसकी मौत वाक़ई हुई। मुअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि आपके 3.5 घंटे तक अपने पड़ोस में आखिर क्या करती रही थीं? मैंने बड़ी मेहनत से हासिल करदा मालूमात को नहायत ही एहतियात से इस्तेमाल करने का आगाज़ कर दिया। इस केस के सिलसिले में अब तक जो जिरा हुई थी, इसकी रोशनी में इस्तगासा और डिफेंस का पल्ला बराबर नज़र आता था। इसी पेशी पर मुझे इस बराबरी को ख़त्म करना था।
डिफेंस के पल्ले में दलाइल, हक़ाइक़, सबूत और इंकशाफात की सूरत में इतना कुछ डालना था कि वो किसी अंधे को भी वाज़ेह तौर पर झुका हुआ दिखाई दे, और मैं यही कोशिश कर रहा था। खतीजा ने मेरे सवाल के जवाब में बड़े रसान से बताया। इस रोज़ नूरानी साहब के घर में इनकी बीवी ने महफ़िल मिलाद रखी थी। पढ़ाई का वक्त असर और मगरिब के दरमियान का था। मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद खाना था। मैं उसी महफ़िल में गई हुई थी। इस तफसील को मोअज़्ज़िज़ अदालत तक पहुँचाने के लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, खतीजा साहिबा, थोड़ी देर पहले वकील इस्तग़ासा ने मकतूल के हवाले से आप पर बड़ी सख्त जिरह की है और अज़ खुद भी मकतूल के बारे में हैरत अंगेज़ इंकशाफात का मुज़ाहरा फरमाया है। मैं इस मौजू को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। आपके शौहर लियाकत हुसैन ने आपके साथ कौन कौन सा धोखा किया, ज़ेर समात केस से बराह रास्त इसका कोई नाता नहीं निकलता। आप सिर्फ ये बताएं कि जब वक़ुआ के रोज़ से पहर 5 बजे आप नूरानी साहब के घर गईं तो इस वक्त आपके घर में कौन कौन था? सिर्फ ज़ाहिदा थी, खतीजा ने पूरे एतमाद अंदाज में जवाब दिया था। इसका मतलब है कि इस वक्त तक मकतूल घर नहीं पहुंचा था? जी हाँ, इसका यही मतलब है। वो उमूमन कितने बजे घर आ जाया करता था? कमोबेश रात 8 बजे, उसने जवाब दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपके शौहर की मौत रात 7 और 8 बजे के दरमियान वाक़ हुई है। इससे ज़ाहिर होता है कि वक़ुआ के रोज़ 8 बजे से पहले ही वो घर आ गया था। उसने उस बात में सर हिलाया और जवाब दिया, इस रोज़ वो 6:30 बजे घर आ गया था। 6:30 बजे? मैंने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए तेज़ आवाज़ में दोहराया। फिर पूछा, खतीजा बेगम, वक़ुआ के रोज़ आप तो दोपहर 5 बजे से रात 8:30 बजे तक नूरानी साहब के घर में थी। फिर आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं कि मकतूल इस रोज़ 6:30 बजे घर आ गया था? मैं इस केस में वकील सफाई का किरदार अदा कर रहा था, लेकिन गवाह खतीजा बेगम से मैं जिस नुकीले अंदाज में सवालात कर रहा था, इससे यही ज़ाहिर होता था कि मैं इस्तग़ासा का हिमायती हूँ। शायद वकील इस्तग़ासा भी यही समझ रहा था। तभी बड़ी शराफत से खामोश खड़ा अदालती कार्रवाई को देख रहा था। इसके चेहरे के तासुरात से यही अंदाज़ा होता था कि वो मेरी तरफ से किसी अजीम इंकशाफ की तवक्को रखता हो, और मेरी ये कोशिश थी कि इसकी तवक्को को टूटने न दूँ। खतीजा ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, बात दरअसल ये है कि मगरिब की नमाज के बाद मुझे एक ज़रूरी काम से घर आना पड़ गया था। खाना शुरू होने वाला था और नूरानी साहब के घर में बर्तनों की कमी पेश आ रही थी। मैंने सोचा अपने घर से प्लेटें और गिलास पकड़ लूँ। वो लम्हे भर के लिए सांस लेने के लिए रुकी, फिर इजाफा करते हुए बोली, मैं घर आई तो देखा कि लियाकत बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैंने इससे पूछा कि वो आज जल्दी कैसे घर आ गया। उसने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, सर में शदीद दर्द हो रहा है और यह कि वो सोना चाहता है। मैंने उसे सर दर्द की गोली खिलाई और बर्तन वगैरह लेकर वापस नूरानी साहब के घर चली गई। आप बर्तन लेने के लिए कितने बजे अपने घर आई थीं? इस वक्त 7 बजने वाले थे। ये बात मकतूल ने आपको बताई थी कि वो 6:30 बजे घर आया है? जी हाँ, लियाकत की ज़बानी मुझे ये बात पता चली थी। जब 7 बजे आप बर्तन लेने अपने घर में आईं तो क्या आपकी बेटी ज़ाहिदा घर में मौजूद थी? नहीं, उसने कतईयत से जवाब दिया। लेकिन आप मिलाद में जाते वक्त तो उसे घर में छोड़ कर गई थीं। जी हाँ, ये भी ठीक है। उसने उस बात में गर्दन हिलाई। क्या आपने मकतूल से मुलजिमा के बारे में कोई सवाल नहीं किया था? उसने जवाब दिया, मैंने लियाकत से पूछा था कि ज़ाहिदा कहाँ है। उसने बताया था कि उसके घर में दाखिल होते ही वो कहीं चली गई थी। मैंने पूछा, कहाँ चली गई थी? उसने अपनी लाइलमी का इजहार किया। मैंने सोचा इधर ही कहीं आस पड़ोस में अपनी किसी दोस्त के पास घर चली गई होगी, और बाद में मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त ही साबित हुआ। कौन सा अंदाज़ा? मैंने बाआवाज़ बुलंद दरियाफ्त किया। यही कि वो अपनी किसी दोस्त से मिलने चली गई थी। उसने बताया। कौन सी दोस्त? मैंने फ़ौरन अगला सवाल कर दिया। सईदा, खतीजा ने हतमी लहजे में जवाब दिया और हाज़रीन अदालत की तरफ उंगली उठाते हुए बोली, वो जो उधर कोने में अपने बाप जहांगीर के साथ बैठी है। इस इंकिशाफ के बाद सबकी नज़रें सईदा नामी इस लड़की की जानिब उठ गईं जिसका जिक्र खतीजा ने किया था। ये दरअसल मेरी चली हुई एक शातिराना चाल थी। मैं इस स्टेप के ज़रिए इस तगाज़ा की इमारत को ज़मीन बोस करने का फ़ैसला कर चुका था।
میری درخواست پر جہانگیر اس روز اپنی بیٹی سعیدہ کے ساتھ عدالت کے کمرے میں موجود تھا۔ سعیدہ ایک طرح سے اس کیس میں صفائی کے گواہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب پھیرا اور نہایت مؤدبانہ لہجے میں درخواست کی، یور آنر، یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ سعیدہ اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے غصہ دلانے والے انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے بڑی تکلیف میں مبتلا نظر آیا۔ میرے حسین اتفاق جیسے الفاظ نے اس کے استغاثہ کی ناک پر ایک دھواں دھار پنچ رسید کر دیا تھا۔ وہ بخوبی سمجھ رہا تھا کہ میں نے خاص اہتمام کے تحت سعیدہ کو عدالت میں حاضر کر رکھا ہے۔ بہرحال میں وکیل مخالف کو نظر انداز کرتے ہوئے جج کی طرف متوجہ ہو گیا اور بدستور ملتجیانہ انداز میں کہا، یور آنر، خدیجہ کے بیان کی روشنی میں سعیدہ بڑی اہمیت کی حامل نظر آتی ہے۔ میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ مجھے سعیدہ سے 2-4 سوالات کرنے کی اجازت دی جائے۔ جج نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر اس کے حکم پر سعیدہ نامی وہ لڑکی وٹنس باکس میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ خدیجہ کو تھوڑی دیر کے لیے کٹہرے سے باہر نکال دیا گیا۔ سعیدہ سے کوئی سوال پوچھنے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ پھر جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میری درخواست ہے کہ اس کیس کے تفتیشی افسر کو چند منٹ کے لیے عدالت سے باہر بھیج دیا جائے۔ میں آئی او کی غیر موجودگی میں سعیدہ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آئی او شفیع شاہ نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جج نے سنجیدہ لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، بیگ صاحب، کیا اس کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ خاص الخاص جناب عالی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور یہ اہمیت بھی معزز عدالت کے سامنے ابھی واضح بھی ہو جائے گی۔ جج کے حکم پر انکوائری آفیسر شفیع شاہ کو عدالت سے باہر جانا پڑا۔ میں نے سعیدہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ آپ ملزمہ زاہدہ کی گہری دوست ہیں؟ آپ کا گھر پچھلی گلی ملزمہ کی گلی میں واقع ہے۔ آپ لوگ آپس میں ملنے کے لیے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے ہو۔ یہ کئی مختصر سوالات پر مشتمل ایک طویل سوال تھا، لیکن اس میں آسانی کا پہلو یہ تھا کہ تمام سوالات ایک خاص زاویے اور سیریز میں تھے، لہٰذا ان کا جواب ایک ہاں یا ایک نہیں میں دیا جا سکتا تھا۔ سعیدہ کو قطعاً کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہ بڑے اعتماد سے بولی، ہاں یہ درست ہے۔ کیا وقوعہ کے روز ملزمہ آپ کے گھر آئی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تھا۔ میں نے پوچھا، وہ کتنے بجے آپ کے گھر پہنچی تھی؟ یہی کوئی 6:30 بجے یا پھر 6:35 پر۔ اور اس کی واپسی کب ہوئی تھی؟ 8:30 بجے، اس نے جواب دیا۔ 5-6 منٹ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا وہ خود ہی واپس چلی گئی تھی یا کوئی اسے بلانے آیا تھا؟ اس کی امی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے گھر آئی تھیں، سعیدہ نے جواب دیا۔ آنٹی خدیجہ خاصی پریشان تھیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ زاہدہ کے سوتیلے باپ کو کسی نے قتل کر دیا ہے، پھر وہ دونوں چلی گئی تھیں۔ اوکے، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا اور پھر سعیدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اب آپ اچھی طرح سوچ کر بتائیں، کیونکہ میں اب آپ سے جو سوال کرنے والا ہوں اس کے جواب کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کا جواب اس کیس کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ میں نے دانستہ لمحے بھر کو توقف کیا اور حاضرین عدالت کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ سب سے زیادہ کھلبلی اور سنسنی مجھے وکیل استغاثہ کے چہرے پر نظر آئی۔ وہ بے چینی اور بے قراری سے بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ میں دوبارہ سعیدہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے میرے سوال کی منتظر تھی۔